सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज कल हमने कैटलिस्ट के बारे में जाना था। आज हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट होल्ड करिएगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं। हमने इसको पढ़ा है इसमें केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ा है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? पहला कैटलिस्ट, आपको पहले पता बताया था कि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट इज catalyst cannot initiate reaction। catalyst cannot initiate reaction। तो मान लो लेट्स सपोज करो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2। अगर आप सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे मान के चलो नो रिएक्शन। भले हम मोल कॉन्सेप्ट वगैरह बाकी सब में डायरेक्टली इनको रिएक्शन लिख देते हैं, बट बिलीव में डायरेक्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कभी वाटर प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन अगर इसी चीज को आप ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, लेकिन आप इसको प्लेटिनम के प्रेजेंस में कराओगे तो ये आपको क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ H2O मिलेगा। ठीक है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलता है भैया कि बेसिकली आपको बता दो, आज जो भी हम पढ़ने वाली है और आगे के जो भी पूरा बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री इज प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक। और जब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जब भी आप यहाँ लेक्चर देख लो तो वंस रीड एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपको चाहे जेई मेंस हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नीट हो, एनसीईआरटी के बाहर वो नहीं जाने वाला। तो बाय थोरोली बाय हार्ट द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको एनसीईआरटी याद है लाइन बाय लाइन। याद मतलब अगर आपने समझ के याद कर लिया, चीजों को समझा है और लाइन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके याद रखे तो डायरेक्टली बिलीव में आप डायरेक्ट टिक करके आओगे, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, पहला बात। दूसरी बात क्या, आपको बोरी भर के कैटलिस्ट जरूरत नहीं है, आप चुटकी भर भी कैटलिस्ट डालोगे तो भी आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट small amount of catalyst is required for chemical reaction। आपको बहुत ही छोटा अमाउंट ही चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, एक कैटलिस्ट रिमेन्स। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। एक कैटलिस्ट remains qualitatively and quantitatively unchanged at the end of reaction however its physical state color may change। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक कैटलिस्ट क्वालिटेटिवली वाइज और या क्वांटिटेटिव वाइज रिएक्शन के खत्म होने तक उसमें कोई चेंज नहीं है, ना क्वांटिटी वाइज ना उसकी क्वालिटी वाइज। हाँ, आप बोल सकते क्वालिटी मतलब जैसे भैया जो पहले वो काम कर रहा था बाद में भी अगर उसी को उतना ही अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट को आप दूसरे रिएक्शन में भी ऐड करोगे तो वो वही काम करेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल बात क्या है, आप ये बोल सकते हो भैया रिएक्शन खत्म होने होते होते उसका हो सकता है, नॉट श्योर कि हर रिएक्शन में ऐसा हो, बट कुछ रिएक्शन में ऐसा देखा कि हो सकता है कि उसका
फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, लाइक वो सॉलिड में था तो हो सकता है वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हो, या हो सकता है उसका पूरा का पूरा कलर चेंज हो गया। हालांकि फिजिकल स्टेट बहुत रेयरली ही चेंज होता है, बट ऐसा कुछ रिएक्शंस में देखा गया है। तो इन चीजों को याद समझिएगा कि उसका फिजिकल स्टेट और कलर वगैरह चेंज हो सकता है, बट उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कैटलिस्ट डज नॉट चेंज ए catalyst does not change energy level of reactants, that is ER, and energy level of प्रोडक्ट। ठीक है, ईपी। ये आपको मैंने केमिकल काइनेटिक्स में भी समझाया था, जब मैंने आपको कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था कि भाई ना तो ये थर्मोडायनेमिक बिहेवियर चेंज करता है रिएक्शन का, ना ही ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को चेंज करता। बेसिकली किसी भी एनर्जी के टर्म को कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिफ्थ, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज ओवरऑल। वही पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, कैटलिस्ट विल नॉट चेंज overall energies that is delta H of reaction, या आप बोल सकते हो थर्मोडायनेमिक बिहेवियर, ब्रैकेट में थर्मोडायनामिक बिहेवियर किसी भी केमिकल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक बिहेवियर को भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ना ही ईआर चेंज होता है, ना ही बेटा ईपी चेंज होता है, और ना ही किसी भी डेल्टा एच, किसी भी रिएक्शन को डेल्टा एच में कोई चेंजेस करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है कैटलिस्ट आल्सो डज नॉट चेंज। कैटलिस्ट आल्सो डज नॉट चेंज। जब डेल्टा एच चेंज नहीं होता तो डेल्टा एच जैसे जितने भी स्टेट फंक्शन होंगे वो भी चेंज नहीं होंगे, लाइक डेल्टा जी, डेल्टा एस, इनमें भी वो कोई चेंजेस नहीं करता है। ठीक है, चेंजेस डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, बिकॉज दीज आर स्टेट फंक्शन, क्योंकि स्टेट फंक्शन तो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और आप देख रहे हो ईआर भी भैया जैसे पहले था उतना ही है, ईपी भी जितना था उतना ही है पहले से। तो बट बेसिकली तो चेंज क्या करता है? चेंज ये एक अल्टरनेटिव पाथ बना देता है भाई, कि पहले रिएक्शन थोड़ा इस पाथ में जा रहा था, रिएक्शन थोड़ा नीचे से होकर जाएगा, बस बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, वो घटा देता है। वो उसी का वही जो नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन बेसिकली आप बोल सकते हो पाथ फंक्शन में चेंजेस कर सकता है, बट ये कभी भी स्टेट फंक्शन को कोई भी टच नहीं करता है। ठीक है, चलो सेवंथ नंबर क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज equilibrium constant of reaction, but it changes rate constant of both forward as well as backward reaction। ठीक है, आपको पता है के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, के एफ बाय के बी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटलिस्ट करता क्या, कैटलिस्ट भैया रेट बढ़ाता है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग
कि आप पॉजिटिव कैटलिस्ट ले रहे हो नेगेटिव, बट हम जनरली बात को पॉजिटिव कैटलिस्ट की करते हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों को रेट बढ़ाएगा, मतलब अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ाएगा तो वो रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों का जो जितना भी जो परसेंटेज चेंज होगा वो इक्वल अमाउंट में ही चेंज होगा, मतलब इक्वल अमाउंट में ही दोनों को बढ़ाएगा। समझ में ये बात? तो परसेंटेज विल इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज विल बी सेम इन बोथ, ठीक है। अच्छा एक बात और, कैटलिस्ट अगर दोनों को बढ़ाता है तो मुझे पता है कैटलिस्ट डालने से किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि रेट को चेंज कर देता है, बढ़ाता है, जनरली हम बढ़ाने वाली बात करते हैं, तो रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। टेम्परेचर भी बढ़ाता है, लेकिन टेम्परेचर में क्या फर्क हो जाता है कि जैसे आप के इक्विलिब्रियम आप बोलोगे के एफ बाई के बी, हो सकता है दोनों बढ़ जाए, हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेट 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा रेट बढ़ाने से, तो के एफ और के बी दोनों बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आ जाता है टेम्परेचर से कि यहाँ पे जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो दोनों का सेम नहीं होगा। हो सकता है अगर एंडोथर्मिक रहे तो के एफ का ज्यादा रहेगा और एक्सोथर्मिक रहेगा तो के बी का ज्यादा रहेगा, जो हमने केमिकल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखिएगा कि परसेंटेज इंक्रीज will be different, will be different in both cases, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज जो होगा दोनों में क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। 8 पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, catalyst also does not change, catalyst also does not change, catalyst also does not change equilibrium state, equilibrium state to only shortest, okay, to equilibrium changes equilibrium state, it only shortest, it only shortest the time required to attain इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई चेंज नहीं लाता। अगर आप ये सोच रहे होगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट में कैटलिस्ट कोई चेंज लाएगा तो ये आपकी गलत फहमी है। ये सिर्फ क्या करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ा देगा, रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ा देगा। तो जो इक्विलिब्रियम मेरा 10 मिनट में होता था वो इक्विलिब्रियम अगर आप उसी जो मतलब वही नॉर्मल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम 10 मिनट में अटेंड हो रहा है तो कैटलिस्ट डालने पे हो सकता है वो 5 मिनट या 3 मिनट में ही इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए। तो कहने का मतलब है उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे हम क्या करते थे, आपको ली चटाले प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि इफेक्ट ऑफ हमने पढ़ा था कि भाई प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज आता है, वॉल्यूम चेंज करने पे इक्विलिब्रियम स्टेट में चेंज आता है, इवन तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पे चेंज आता है, इनर्ट गैस ऐड करते हैं, इनर्ट मटेरियल ऐड करते हैं उसमें भी चेंजेस आते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से भी चेंजेस आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। बट कैटलिस्ट एक ऐसा इफेक्ट है जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैं ग्राफिकली भी समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब अगर आप इसको ग्राफिकली वाइज देखोगे, इसको ग्राफिकली वाइज देखो
ठीक है, जनरली। ठीक है, मैं मानता हूं ऐसा कुछ, सॉरी, कुछ ऐसा पकड़ लो, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये। ठीक है, यहां से ऐसे बढ़ता है और यहां से ऐसे बढ़ता है। ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड, क्योंकि आप देखो जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और जैसे जैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो एक ऐसे जा रहा है और एक वैसे आ रहा है, तो एक समय के बाद दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर होगा। जिस समय पे रेट बराबर हो जाएगा उस समय को हम टी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे स्टोरी चेंज हो जाती है। ये तब की बात थी जब मेरा कैटेलाइज नॉन कैटेलाइज रिएक्शन था। अब ये क्या करेगा, कैटेलाइज रिएक्शन क्या करेगा, मैंने आपको क्या बोला था, कैटेलाइज रिएक्शन दोनों को बढ़ा देता है। जनरली क्या होता है, बच्चा ये सोचता है कि जैसे यहां से तो चलो ठीक है, कि यहां से क्या करेगा, आर बी तो बढ़ेगा, लेकिन आर बी बढ़ता है। ठीक है, तो ये येलो लाइन आप देख रहे हो, टाइम में क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, टाइम में क्या हो चुका है बेटा, डिक्रीज हो चुका है। तो पहले इस टाइम पे मेरा इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा था, अब मेरा इस टाइम पे ही इक्विलिब्रियम है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, हो सकता है ये मेरे से ग्राफ थोड़ा गलत ड्रॉ हो गया है। ठीक है, माई मिस्टेक, एक मिनट में इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, अब आप बोल सकते हो कि दिस इज द इक्विलिब्रियम टाइम। देखो रेट घटेगा नहीं, क्योंकि मेरे से पहले ग्राफ में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड नीचे चला गया था, जबकि ऐसा नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड भी बढ़ेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड भी बढ़ चुका है, और फिर यहाँ से क्या हो चुका है, आप कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज एक ग्राफ को करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। 9th नंबर क्या कहता है कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक में, कि कैटलिस्ट चेंजेस द रिएक्शन मैकेनिज्म, कैटलिस्ट changes the reaction mechanism. Catalyst changes the reaction mechanism. It provides alternative path in which threshold energy decreases, due to which EA decreases and rate of reaction increases। ठीक है, आपको याद होगा ये फॉर्मूला, आर्हेनियस इक्वेशन K डॉट E रेज टू माइनस EA बाय RT। तो अब आप देखो EA के घटने से रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर मैं इसको फिर से ग्राफिकली समझाऊं, तो अगर मान लो यहाँ पे मेरा है ER और यहाँ पे मेरा क्या है EP, तो मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका जो एनर्जी था, ये जो एनर्जी था वो क्या था, ET था। ठीक है, अब आपको ये ग्राफ क्या मिलेगा, अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो हो सकता है ग्राफ आपका ऐसा बन जाए। तो आप देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो चुकी है, पहले से डिक्रीज हो चुकी है, मतलब पहले इतना टाइम ले रहा था प्रोडक्ट बनने में, अब वो एक अल्टरनेटिव पाथ दे दिया थ्रेशोल्ड एनर्जी घटा के। तो अब आप ऐसे समझो कि ये जो था पहले इतना था, अब एक्टिवेशन एनर्जी कितना होगा, सिर्फ इतना सा, ये डैश। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी में भी क्या हो चुका है, चेंजेस आ चुके हैं। तो दैट इज द कैटलिस्ट क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देता है, ताकि मेरे रिएक्शन क्या हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो आई होप तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। 10th पॉइंट की बात करूं मैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ, ये सब ऑलमोस्ट हमने पॉइंट पढ़ा हुआ है 9 पॉइंट तक। अभी अब ये बोल सकते हो ये पॉइंट थोड़ा अलग है। ठीक है, अब कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को बहुत ज्यादा टाइम से एक्सेलरेट करता है, मतलब 10 टू पावर 10 टाइम, 10 टू पावर 9 टाइम। ये कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक है। ठीक है, तो इट्स एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट, इट्स इट इज द
ability of a catalyst, it is the ability of a catalyst to accelerate rate of reaction, to accelerate rate of reaction, ठीक है। लाइक 10 का पावर 8, 10 का पावर 9, 10 का पावर 10 टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। मतलब एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट अगर आपसे बोला जाता है, इसका मतलब क्या भाई, किसी भी कैटलिस्ट की एबिलिटी कि वो कितने टाइम्स रिएक्शन को एक्सेलरेट कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। चलो 11 पॉइंट क्या बोल रहा है मेरा, 11 पॉइंट है सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब देखो ये नाम से समझ में आ रहा है कि भैया एक रिएक्शन, आप देखो मान लो एक रिएक्टेंट है, ठीक है। आप वैसे बोल सकते हो, जो सपोज करो यहाँ से आपको पुणे जाना है, तो पुणे जाने का हो सकता है डिफरेंट पाथ, हो सकता है आप भोर घाट से होके जाओ, हो सकता है वाया महाबलेश्वर होके जाओ, या तो हो सकता है तामिनी घाट से जाओ। आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, पुणे फिक्स है, लेकिन पाथ हो सकता है अलग अलग, हो सकता है आपको महाबलेश्वर में कम टाइम लगेगा, महाबलेश्वर वाले पाथ से जाओगे, हो सकता है आप कोई और पाथ लोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक तो वैसे उसी तरीके से अगर आपका रिएक्टेंट फिक्स है, ठीक है, रिएक्टेंट फिक्स है, यहाँ पे आप इस तरीके से नहीं जोड़ सकते, खैर ये भी गलत हो जाएगा। आप बोल सकते हो अगर आपको अपने फिक्स डेस्टिनेशन में जाना है, तो आप बोल सकते हो कि आपको पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज करना पड़ेगा। इन केस अगर आप रिएक्टेंट सेम रख लेकिन कैटलिस्ट चेंज कर देते तो हो सकता है आपको प्रोडक्ट भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, इट इज द ability of a catalyst to direct the reaction in a particular path to yield a particular set of प्रोडक्ट, ठीक है। पर्टिकुलर पाथ से पर्टिकुलर कैटलिस्ट से एक पाथ डिसाइड करता है, जिससे हमें क्या मिलेगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और इसको मैं 3 हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाता हूं, तो मैं निकल ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो CH4 गैस बनता है और H2O बनता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी सेम रिएक्टेंट लिया, ठीक है, चॉइस ऑफ H, देखो रिएक्टेंट सेम है, ठीक है, लेकिन मैंने अब क्या कर लिया, कॉपर ले रहा हूं मैं और उसके साथ मैं ZnO प्लस क्रोम Cr2O3 मिक्स कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा आपको CH3OH लिक्विड, ठीक है। मिथेनॉल आपको दे देता है, देख रहे हो, सेम रिएक्टेंट है, लेकिन कैटलिस्ट चेंज होने पर प्रोडक्ट आपको क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो और एक और एग्जांपल, CO गैस प्लस H2 गैस, और आपने सिर्फ क्या लिया, कॉपर लिया, तो ये आपको क्या देगा, HCH, फॉर्मल्डिहाइड आपको ये प्रोड्यूस कर देता है। तो आप देख सकते हो अगर आपको CH3OH बनाना है, मतलब मिथेनॉल बनाना है, तो सिर्फ आपके लिए कैटलिस्ट कौन सा होगा, कॉपर और जिंक और क्रोमियम ऑक्साइड का आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। और लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो आप सिर्फ क्या यूज करोगे, कॉपर यूज करोगे। लेकिन आपको सिर्फ क्या बनाना है, मीथेन गैस बनानी है, तो आप सिर्फ निकल यूज करोगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है, अगर आपने कैटलिस्ट चेंज किया हो सकता है आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, आई होप सो। ठीक है, तो चलो अब इसको रब कर देते हैं हम। और आप देख ही सकते हो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें से मुश्किल से ही कोई न्यूमेरिकल आज तक पूछा गया है, कोई भी हो, चाहे जेई मेंस एडवांस, इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेसिस पे ही आते हैं। फ्रेंडलिस्ट वगैरह में थोड़ा बहुत आ सकता है आपको ग्राफिकल क्वेश्चन,
बाकी तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहता इनसे। आप बोल सकते हो कि ये फिजिकल का एकमात्र थ्योरेटिकल टॉपिक है जहां आपको न्यूमेरिकल ना के बराबर ही मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। अब इसमें क्या था, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है। मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट में क्या डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है। तो पहला थ्योरी क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ठीक है, अब इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी आपने केमिकल कंडीशन पढ़ा होगा भाई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते करते क्या करते हैं, कैटलिस्ट के साथ भी क्या कर देते हैं, इंटरमीडिएट बना देते हैं। एंड फार्दर क्या होता है, क्योंकि कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो जरूर करता है वो, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब जैसे रिएक्शन खत्म होता है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। मतलब होता क्या है कि बेसिकली इस थ्योरी का ये मानना था कि भाई कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्टेंट के साथ क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, और उसके बाद फिर वो क्या कर देता है, अपने आप को तोड़ के अलग करके वापस से प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और कैटलिस्ट एज इट इज बाहर आ जाता है। तो ठीक है, लिख देता हूं मैं, दिस इज, लेकिन हाँ, ये जो थ्योरी है ये सिर्फ एप्लीकेबल होमोजीनियस कैटलिस्ट के लिए। ठीक है, सिर्फ एक टाइप का कैटलिस्ट, मतलब आपने मिक्सचर नहीं लिया किसी कैटलिस्ट का और वो होमोजीनियस है, तो ही ये थ्योरी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, होता क्या है इसमें देखो, दिस इज मेजरली एप्लीकेबल, दिस इज majorly applicable, this is majorly applicable for homogeneous catalysis, and according to this theory, and according to this theory, catalyst first combines with with one of the reactant more effectively to form intermediate more effectively to form intermediate, and that intermediate will combine with another reactant less or more effectively to produce product and regenerate the catalyst in its original form। देखो क्या होगा कि मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या, पहले तो क्या बोला कि दिस इज मेजरली एप्लीकेबल फॉर होमोजेनियस कैटलिस्ट, वहां आपका पहले बता। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले रिएक्टेंट कंबाइन होगा इफेक्टिवली कैटलिस्ट के साथ और इंटरमीडिएट फॉर्म कर देगा। ठीक है, और फिर वो क्या करेगा,
और फिर वो जो इंटरमीडिएट होगा फिर वो लेस इफेक्टिवली या मोर इफेक्टिवली दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर देता है, और वहां से फिर कैटलिस्ट अपने आप को रीजनरेट करके अपने आप को ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। अब आपके मन में डाउट रहेगा सर ये इफेक्टिवली, लेस इफेक्टिवली और मोर इफेक्टिवली का मतलब क्या है, तो आप बेटर एक मैकेनिज्म से समझो इसको, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मैं दो एग्जांपल में देता हूं, ठीक है। पहला एग्जांपल है, जैसे सपोज करो A प्लस बी है, ठीक है। A प्लस बी क्या किया, अगर मैंने विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन किया तो ये ए बी प्रोडक्ट बना रहा है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी है 30 किलो जूल पर मोल। कितना है एक्टिवेशन एनर्जी? 30 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। लेकिन मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, मैकेनिज्म के साथ कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कैटलिस्ट के साथ। अब A प्लस बी को मैंने कैटलिस्ट लिया, लेट कैटलिस्ट सी है मेरा कोई, तो अब ये क्या करेगा, कैटलिस्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। कैटलिस्ट रिएक्ट करेगा और ये भी प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग होगा। मैकेनिज्म कैसे होगा समझो बात को, ठीक है। पहला रिएक्शन में कोई मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट मान रहा हूँ कि भैया डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे ए प्लस बी रिएक्ट करके। देखिए यहाँ पे भी ए प्लस बी कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके ए भी प्रोडक्ट बना रहे, कि इसका मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। कैसे? सपोज करो ए कैटलिस्ट है और सी में ए रिएक्टेंट और सी मेरा क्या है, कैटलिस्ट है, ठीक है। तो मान लो मैंने क्या बोला, पहले एक रिएक्टेंट कंबाइन होगा कैटलिस्ट के साथ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो ये बना लिया कोई एसी प्रोडक्ट, एसी कोई बनाया इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट आई, ठीक है। लेट इसका एक्टिवेशन एनर्जी है 12 किलो जूल पर मोल, 12 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, यही एसी जो होगा इंटरमीडिएट फिर बी के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, क्या बना देगा, ए बी बना लेगा प्लस सी एज अ कैटलिस्ट कर देगा। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी जो हो गई है वो हो गई है 48 किलो जूल पर मोल। क्या हो गया, 48 किलो जूल पर मोल। अब आप देख सकते हो पहले स्टेप में जो ए कंबाइन किया कैटलिस्ट सी के साथ, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम रिक्वायरमेंट हो रही है। मतलब ये जो स्टेप होगा, ये स्टेप ये क्या होगा, फास्ट स्टेप होगा, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है कि जब इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो बी के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा ले रहा है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इसका ये क्या हो गया, स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा इस स्टेप का। तो इसका मतलब इस इफेक्टिवली का मतलब हो गया कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर फलाना रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके कोई फलाना प्रोडक्ट बना रहा, मान इंटरमीडिएट बना रहा इफेक्टिवली, तो आपको यही समझ लेना कि इफेक्टिवली वर्ड यूज किया था उसकी एक्टिव उस रिएक्शन के पर्टिकुलर रिएक्शन के इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, मतलब जो इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है उस पर्टिकुलर रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, काफी कम होगी। लेकिन अगर लेस इफेक्टिवली वर्ड यूज किया मतलब उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी। इसका मतलब यही था, ठीक है। चलो सेकेंड एक रियल टाइम एग्जांपल की बात करूं तो जैसे ट्वाइस ऑफ SO2 गैस, O2 गैस टेंड्स टू गिव, मान लो NO गैस मैंने क्या किया एज अ कैटलिस्ट यूज किया तो ये ट्वाइस ऑफ SO3 गैस बनाया। अब इस स्टेप वन में होता क्या, देखो पहले क्या करेगा, ट्वाइस ऑफ NO गैस O2 गैस के साथ रिएक्ट करके ट्वाइस ऑफ NO2 बना लेता है, ठीक है। और स्टेप टू में क्या होता है, NO2 गैस ट्वाइस ऑफ NO2 गैस प्लस एस ट्वाइस ऑफ SO2 गैस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ SO3 प्लस NO, ट्वाइस ऑफ NO बाहर निकल जाए। अब देखो NO2 आपके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट होगा, रिएक्टेंट इंटरमीडिएट बना रहा है, O2 रिएक्टेंट है, इंटर कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट बना देगा। अब यहाँ पे मुझे एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पता किसकी क्या तो मैं विदाउट एक्टिवेशन एनर्जी, आप ये भी नहीं बता सकते कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका कौन सा होगा, लेकिन ठीक है जनरल फॉर्मेट में समझाने के लिए थ्योरी क्या कहता है कि रिएक्टेंट कंबाइन करेगा कैटलिस्ट के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर वो इंटरमीडिएट क्या करेगा, नेक्स्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देगा और कैटलिस्ट अपने आप को रीजनरेट और रीजनरेट करता है ओरिजिनल फॉर्मेट में, ठीक है। चलो अगर मैं ग्राफिकली कुछ इसको दे समझो मान लो यहाँ पे मेरा क्या था, A प्लस बी था और यहाँ पे मेरा क्या है, ए बी है प्रोडक्ट, तो ठीक है। पहले मान लो मेरा कुछ ऐसे गया, ठीक है, पहला रिएक्शन ए बी वाला, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे बार में मान लो अगर आपने कैटलिस्ट यूज भी किया तो हो सकता है कैटलिस्ट ने पाथ चेंज कर दिया, कैटलिस्ट ने पाथ चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप इसको मैकेनिज्म वाइज देखोगे तो मैकेनिज्म वाइज ये कैसा होगा, पहले ये क्या करेगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा बहुत ही कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ और फिर फर्दर ये क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो बन रहा है दिस इज नथिंग बट दो पहाड़ के बीच में हमेशा एक इंटरमीडिएट बनता है, मैंने आपको बताया भी था। तो दिस इज योर स्टेप वन, दिस इज योर स्टेप टू, ओवरऑल प्रोडक्ट आपका
वो ही बनेगा। तो मैंने यहाँ पे कोई दूसरा कैटलिस्ट दिया, वो डायरेक्ट बना दे रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। ये आपको मैंने पहले भी समझाया था ये वाला ग्राफ की, ठीक है, कि मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी कम करके ये अल्टरनेटिव पाथ दे देगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स, ये मैं तब मान रहा हूँ कि ये मेरा सिंपल रिएक्शन हुआ कैटलिस्ट के साथ, तो सिंगल स्टेप में बन गया। और अगर मान लो कुछ ऐसा रिएक्शन होता, भाई मान लो ये मेरा क्या है, सिंपल रिएक्शन है, दिस इज योर सिंपल रिएक्शन, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये कोई कैटलिस्ट ही है, मान लेता हूँ सिंपल रिएक्शन, वही अगर कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाएगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है कि पहले इंटरमीडिएट लेस एक्टिवेशन एनर्जी का, फिर जब ये इंटरमीडिएट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर ये ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लेगा और ये स्लोवेस्ट स्टेप भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस इज योर ओवरऑल फर्स्ट थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, ठीक है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट जस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, अब जैसे वो वाला पहला थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पहला थ्योरी एप्लीकेबल होता है आपका होमोजेनस कैटलिस्ट के लिए, ये होता है हेटेरोजेनस के लिए। तो इट इज मेजरली एप्लीकेबल फॉर, it is majorly applicable for heterogeneous catalyst. It is majorly applicable for heterogeneous catalyst, ठीक है। और ये 5 स्टेप में होता है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन ऑफ reactant molecule, diffusion of reactant molecule on the surface of catalyst, diffusion of reactant molecule on the surface of catalyst, पहला स्टेप ये होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, adsorption of reactant, adsorption of reactant molecule adsorption of reactant molecule on the surface of कैटलिस्ट, ठीक है। एडजॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कैटलिस्ट के सरफेस पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, catalyst by action of catalyst, by the action of catalyst, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होगा बिटवीन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, किसके द्वारा, ये कैटलिस्ट ही जनरेट करता है, ठीक है, कैटलिस्ट की हेल्प से ही हम बनाते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, किस फॉर्म में, एडजॉर्ब फॉर्म में मिलता है आपको प्रोडक्ट, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या था, डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट, डिफ्यूजन ऑफ
प्रोडक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। होता क्या पहले स्टेप में, पहले के स्टेप में ये होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है कैटलिस्ट पे। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसा डिफ्यूज होगा वो एडजॉर्प्शन करेगा कैटलिस्ट के साथ। अब जैसे ही एडजॉर्प्शन हुआ तो क्या करता है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच में एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा तब क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जैसे फॉर्म होगा उसके बाद क्या करता है, उस कैटलिस्ट के सरफेस से क्या कर जाता है, वो डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, जैसे इस स्टेप बाय स्टेप को समझाने की कोशिश करूं मैं। जैसे सपोज करो ये आपका कैटलिस्ट सी है इस फॉर्मेट में, जाली के फॉर्मेट में। ठीक है, मान लो आपके पास रिएक्टेंट है ए प्लस बी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, पहले क्या होगा, डिफ्यूजन स्टेप होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन स्टेप होगा, मतलब ये उधर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया ये स्टेप। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होने के बाद ये जैसे डिफ्यूज हुए कैटलिस्ट के सरफेस पे, अब ये क्या होंगे, एडजॉर्प्शन, इनका एडजॉर्प्शन हो जाता है। डिफ्यूज हो गए, यहाँ पे गए और यहाँ पे एडजॉर्प्शन फॉर्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एडजॉर्प्शन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे, जैसे एडजॉर्प्शन हो जाएगा उसके बाद ये आपस में ठीक है, आपस में ये क्या करते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले। देखो यहाँ ए और बी के बीच में बॉन्ड बन गया, अभी यहाँ इनके बीच में नहीं था, तो एडजॉर्प्शन हुआ, इन पे एडजॉर्ब हुए, तो आपस में फिर ये क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और जैसे बॉन्ड बना लेंगे तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और जैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो ये वाला बॉन्ड भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे टूटने लगता है। ये जो एडजॉर्प्शन की वजह से जो बना था ना कि ए और बी के बीच में कैटलिस्ट, ये टूटने लगेगा और फिर धीरे धीरे फिर क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। ए और बी आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा और कैटलिस्ट अपने आप को फिर से क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया और ये आपका कैटलिस्ट होता है। इस तरीके से ये थ्योरी काम करती है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज आपको क्या होंगे, समझ में आई होंगी। ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है कि भैया अब ठीक है, हमने नेचर देख लिया कि भाई ये पर्टिकुलर नेचर, मतलब कोई पर्टिकुलर कैटालिस्ट करने पर पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है। अब वो भी डिपेंड करेगा उनका शेप कैसा। जैसे आपने हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखा होता है, उसमें कैसा बहुत सारे गड्ढे रहते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन देयर पोर साइज, उन पे भी चीजें डिपेंड करती है कि आखिर आपका प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। पोर साइज जितना बड़ा रहेगा प्रोडक्ट, अब मान लो पोर साइज छोटा है, प्रोडक्ट का साइज बड़ा, तो क्या उसमें वो बना पाएगा, क्या वो ये सब हो पाएगा, तब तो नहीं हो पाएगा। तो एडजॉर्प्शन होने के लिए भी कम से कम उतना साइज होना चाहिए ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। तो लिख देता हूं मैं, कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड्स ऑन द, लेकिन ये बात हर रिएक्शन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये हर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ये उन्हीं चीज के लिए वैलिड है जो जो रिएक्शन में पर्टिकुलरली क्या चाहिए आपको, उसके जो रिएक्शन आपका कैटलिस्ट के पर्टिकुलरली पोर्स पर डिपेंड करता है, उसी रिएक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। द कैटालिटिक रिएक्शन, the catalytic reaction which depends upon, which depends upon pore structure, pore structure, that is, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट, एंड साइज ऑफ reactant
and size of reactant and product molecule. Size of reactant and product molecule are called shape selective catalysis. क्या बोलते हैं? The catalyst of the catalytic reaction will depends upon the pore structure and size of reactant and product molecule are called shape selective catalysis. मतलब ऐसा रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है रिएक्शन के साइज और उसके पोर साइज के ऊपर, तो तभी वो रिएक्टेंट अगर वो फिट नहीं हो पाए तो वो ऑब्वियस से बात आप डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगी, आपको हो सकता है रिएक्शन ही नहीं हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? जियोलाइट्स। जियोलाइट्स एक तरीके का क्या होता है? जियोलाइट्स आर गुड shape selective catalyst because of their honeycomb होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता जो बनता है, तो कहते हैं गड्ढे रहता है बहुत सारे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और जियोलाइट एक ऐसा कैटलिस्ट है जिसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या था? इनका पोर साइज क्या होता है? देयर पोर साइज इज जनरली 260 to 740 pm। ठीक है, पिकोमीटर होता है शायद। ठीक है, और ये होता क्या? जियोलाइट्स, जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, having 3D network अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है तो एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, हो सकता है, क्योंकि अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊं, एक बार गूगल करके इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। हनीकॉम्ब जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है, एल्यूमिनियम और सिलिकेट का कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर रहता है, 3D वाला रहता है। ठीक है, सेम 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकेट, 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकेट। ठीक है, in which some of silicons are replaced by aluminium atom, giving AlOSi। ठीक है, फ्रेमवर्क। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। अब ये समझ लो एक ऐसा एक 2D रहेगा और 2D कर करके क्या होता है? 3D बना देता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकेट, आपने सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर भी देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, उसी तरीके से होता है, बस उसमें क्या होता है? कुछ सिलिकॉन से एटम रिप्लेस हो जाता है एल्यूमिनियम से। ठीक है, तो इस देयर जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा। देयर जनरल फॉर्मूला क्या होता है? mx/n AlO2 x SiO2 y डॉट MH2O। ठीक है, वेयर n क्या होता है? n इज द चार्ज ऑफ मेटल और x हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस वगैरह जो भी है। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मल n। ठीक है, SiO2 डिपेंडिंग ऑन द कितने सिलिकॉन ऑक्साइड है, डिपेंडिंग ऑन द एल्युमिनियम ऑक्साइड कितने हैं, वो इनके नंबर हो गए, और n क्या हो गया? चार्ज ऑन द मेटल। ठीक है, तो याद रखिएगा
इसका जनरल फॉर्मूला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जियोलाइट्स यूजिंग जियोलाइट्स बिफोर यूजिंग एज कैटलिस्ट, before using as catalyst catalysts are heated so that water of hydration is lost, ठीक है। जियोलाइट्स को यूज करने से पहले क्या करता है, बहुत हीट करता है। जैसे आप इस चौक वगैरह आप हीट करोगे तो इसमें बहुत सारे होल्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जब हीट करते हो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो भैया एटमोस्फेयर में चला जाएगा और बहुत सारे होल्स बना के चल जाएगा। इसी तरीके से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर डायरेक्ट बनता नहीं है। जब एल्यूमिनियम सिलिकेट आप बनाते हो तो एक्चुअली में इस तरीके से रहता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब रहता है। तो उनको क्या करते हैं, इनको कैटलिस्ट यूज करने से पहले हम हीट करते हैं बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि मेल्ट ही कर दोगे आप उसको पूरा, इस तरीके से हीट करते ताकि मेरा पूरा वाटर क्या हो जाए, उसका बाहर निकल जाए और उसमें बहुत सारे होल्स क्रिएट करके चला जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जियोलाइट्स आर आल्सो यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर, ठीक है, ठीक है। कैटायन वाटर सॉफ्टनर के जैसे भी यूज करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस in geolites depends upon pore and activities and dividing pores and cavities size of catalyst as well as size of reactant and product molecule, ठीक है। मतलब द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट जियोलाइट्स, ठीक है। जियोलाइट्स में जो भी रिएक्शन होगा वो टोटली डिपेंड करेगा उनके पोर और कैविटी साइज के ऊपर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का। अगर दोनों का मिसमैच, अगर दोनों का साइज मिसमैच है तो जियोलाइट्स में वो रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। दैट इज वाई इसलिए हम इसको सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जियोलाइट्स आर natural as well as synthesized for catalytic activity, ठीक है। आप इनको नेचुरली भी मिलते हैं और आप इनको सिंथेसाइज अपने से भी बना सकते हैं। दे आर बेसिकली दोनों, नेचुरल भी और मैनमेड भी होता है, ठीक है। और इनका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज होता है। दे आर वाइडली catalyst in petroleum industry for cracking of hydrocarbon and isomerization, ठीक है। इनको हाइड्रोकार्बन के और क्रैकिंग के लिए और आइसोमराइजेशन के लिए यूज किया जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। होता क्या है,
अगर आप अल्कोहल को लिया और आपने क्या लिया ZSM5, ये जियोलाइट्स है, सिंथेसाइज जियोलाइट्स है। तो ये क्या बनाता है, गैसोलीन बनाता है। क्या बनाता है, गैसोलीन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे ZSM का मतलब क्या है, ZSM का मतलब है जियोलाइट, सॉकोनी, ठीक है, और मोबिल 5। ठीक है, मोबिल और सोकोनी वर्ल्ड की टॉप 10 पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में आती है। उनका नेटवर्क बहुत ज्यादा है और अमेरिका की दो बिगेस्ट कंपनी है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। जैसे हमारे यहाँ एचपी है, आईओसीएल वगैरह है, वैसे वहां पे सोकोनी और मोबिल कंपनी है। ठीक है, और उन्हीं का ये जॉइंट प्रोजेक्ट था। ठीक है, और ये जेडएसएम 5 एकमात्र ये ऐसा जियोलाइट्स है जो अल्कोहल से क्या बना सकता है, पेट्रोल गैसोलीन, जो रॉ मटेरियल का जो पेट्रोल होता है वो बना सकता है। ठीक है, और ये क्या था, जॉइंट प्रोजेक्ट था इनका, और ये इन्हीं के नाम पे पेटेंट है, जो सोकोनी और इनके। आप अपने मर्जी से आप इनको नहीं बना सकते हो। आपको, अगर आपने इसको बनाया तो आपको हो सकता है फाइन वगैरह भी भरना पड़ जाए। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आज की स्टोरी। ठीक है शेप्स, आज हमने पूरे कैटलिस्ट के बारे में चर्चा करी है। बस एक कल लास्ट आपका बचेगा, हालांकि बहुत देर का चैप्टर, 2-2.5 घंटे का, 3 घंटे का और हार्डली आपका चैप्टर है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, आज का सेशन हम खत्म करते हैं। बाकी ये चीजें क्या करेंगे, कल करें। थैंक यू वेरी मच।